नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंप्यूटर बॉय 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी आधुनिक इतिहास की सीरीज कंटिन्यू है और इसी सीरीज को आगे बढ़ते हुए आप लोग इस सीरीज को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और हम भी लगातार उस पर कंटिन्यूस जो है वीडियो बना रहे हैं। और हमने एकदम जो है शुरू से आधुनिक इतिहास को लिया है और जब तक समाप्त नहीं होगा हम इसमें कोई भी ब्रेक नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। और उसी क्रम में हमने अंत में जो पढ़ा, अभी जो लास्ट क्लास पढ़ी है उसमें पढ़ा था हमने कि ब्रिटिश साम्राज्य का भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भू राजस्व व्यवस्था किस तरीके से भारत में की और उस पर किस तरीके से दमन हुआ। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है आपको दिख रहा होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वह है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति बहुत बढ़िया टॉपिक है। 1857 क्रांति यानी कि सभी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे डाउट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्रांति क्या है, सारी बात हम आज करने वाले हैं। 1857 क्रांति का क्या रोल है इतिहास में और क्या इसमें कंडीशन हुई कि हमें एक विद्रोह करना पड़ा, ठीक है। एक स्वतंत्रता संग्राम पहला विद्रोह करना पड़ा, इसका क्या कारण था, ठीक है। सब हम बात करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता और हम उस पर बहसबाजी करना शुरू कर देते हैं या डाउट्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के डाउट्स जो है क्लियर करने वाले हो, ठीक है। उन्हीं डाउटों को चलते आज जो हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, देखिए आपके 1857 क्रांति। देखिए जब भी कोई क्रांति या कोई झगड़ा होगा, जब भी कोई देश में क्रांति या कोई झगड़ा होगा, उसका कोई ना कोई कारण हो सकता है, ठीक है। और कोई भी एक विशेष कारण नहीं हो सकता, कोई भी विशेष कारण एक नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी एक बात को, एक कारण को लेकर कभी भी विद्रोह या झगड़ा नहीं होता, ठीक है। कोई भी विद्रोह झगड़ा नहीं होता। इसी झगड़े या विद्रोह के चलते 1857 क्रांति को देखते हुए हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि ऐसी क्या कंडीशन नहीं होंगी कि राजनीतिक कारण, यानी कि 1857 क्रांति के कुछ राजनीतिक कारण थे, ठीक है, कुछ प्रशासनिक कारण थे, कुछ धार्मिक एवं सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ सैन्य कारण और कुछ हमारे तात्कालिक कारण थे, ठीक है। ये कारण कब से हुए, इसका जो कारण उत्पन्न हुए, ये कारण कब से उत्पन्न हुए। 1857 के विद्रोह का जो कारण था वह 100 साल पहले यानी कि 1757 में होने वाला प्लासी का युद्ध एक यही कारण हो सकता है कि यहाँ से जो है ये कारण उत्पन्न हुए। यानी कि प्लासी के युद्ध 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ के बाद अंग्रेजों में भारत पर अपने उपनिवेश की शुरुआत की। मतलब समझिए 1757 में प्लासी का युद्ध जब हुआ तो ब्रिटिश लोगों ने भारत में उपनिवेशिक व्यवस्था, उपनिवेशिक शासन यानी कि उपनिवेशिक की शुरुआत की। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होता, उपनिवेश का उद्देश्य क्या होता है उसको समझिए पहले। उपनिवेश का जो उद्देश्य होता है वह होता है अधिक आर्थिक लाभ व अधिक लाभ व्यापारिक लाभ, यानी कि अधिक आर्थिक व व्यापारिक लाभ। यानी कि अंग्रेजों ने जन आक्रोश बढ़ा दिया, यानी क्या कर दिया, जन आक्रोश बढ़ा दिया और अंग्रेजों के चलते ही जो बहुत सारे लोग हैं पीड़ित हुए, ठीक है। अब हम सीधे तौर पर आते हैं कि किताबी लैंग्वेज को ना करते हो कवर, सीधी बात करते हैं। 1857 क्रांति में एक कारण था राजनीतिक कारण, एक था प्रशासनिक कारण, एक था सामाजिक एवं धार्मिक कारण, कुछ आर्थिक कारण, कुछ सैन्य कारण और कुछ थे तात्कालिक कारण। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक कारण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या था। देखिए राजनीतिक कारण जब है यहाँ तो राजनीतिक कारण का मतलब क्या है, राजा। राजनीतिक कारण का मतलब क्या है, राजा, ठीक है। राजनीतिक कारण का मतलब क्या है यहाँ पर, राजा। अब राजा, ये दिक्कत कहाँ से होती है, ये आपका सतारा वाला क्षेत्र है, यानी कि महाराष्ट्र में सतारा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर पेशवा थे, कौन थे, पेशवा। अब पेशवा जो थे वो थे दत्तक पुत्र, यानी पेशवा का दत्तक पुत्र जैसे वो थे नाना साहब। कौन थे, दत्तक पुत्र नाना साहब। वो उनको गोद ले लेते हैं, दत्तक पुत्र होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है।
तो उस गोद लेने वाले पुत्र को, ठीक है, दत्तक पुत्र के अकॉर्डिंग इन्होंने एक पद्धति शुरू की थी जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि एक राजनीतिक कारण में दो कारण सबसे पहले निकल के आएंगे हमारे। एक तो सहायक संधि बैलेजली की और एक हड़प नीति। यानी कि एक तो आपकी सहायक संधि और दूसरी हड़प नीति। कौन सी नीति? दूसरी हड़प नीति। ये जो हड़प नीति शुरू करी थी ये डलहौजी ने शुरू की थी, और सहायक संधि जो शुरू की थी वो बैलेजली ने शुरू करी थी। अब देखते हैं क्या थी सहायक संधि और क्या थी हड़प नीति, इनको समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या था, राजनीतिक कारण में बात करें पहले। सहायक संधि में क्या होता था कि राजा के राज्य में कंपनी की सेना रखनी होती थी, यानी कि राजा के राज्य में कंपनी की सेना रखनी होती थी, और जब कंपनी की सेना रखी जाती थी तो राजा की स्वतंत्रता खत्म हो जाती थी। ये बैलेजली ने शुरू की थी, और राजा की स्वतंत्रता जो थी खत्म हो जाती थी, और वह सेना, कंपनी की सेना जो है राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू करती थी। तो इससे क्या था कि राजनीति में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हड़प नीति का मतलब क्या था? हड़प नीति में पहले एक नीति चल रही थी जिसको कहते हैं, अगर यहाँ से बात करें कि यहाँ पर एक नीति चल रही थी जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कि गोद निषेध नीति। कौन सी? गोद निषेध नीति। हड़प नीति जो है 1856 में डलहौजी ने शुरू की थी, और ये थी गोद निषेध नीति। यानी कि कोई भी राजा के अगर कोई संतान नहीं होती थी तो वो किसी भी पुत्र को गोद ले लेता था। परंतु हड़प नीति में क्या किया गया? हड़प नीति में डलहौजी ने कहा कि अगर किसी भी राजा की कोई संतान नहीं होगी तो उसका उत्तराधिकारी गोद लिया पुत्र या दत्तक पुत्र नहीं होगा। इसके सबसे पहले जो प्रभावित हुआ वो हुआ सतारा। कौन हुआ? सबसे पहले प्रभावित हुआ सतारा। कब? 1848 को। ठीक है। दूसरा जो हुआ यहाँ से इससे प्रभावित जो हुआ वो हुआ संबलपुर, यानी कि जैतपुर भी कह सकते हो, जैतपुर और संबलपुर भी कह सकते हो। संबलपुर क्या कह सकते हैं? संबलपुर। इसको जो इन्होंने हड़पा है वो कब हड़पा था? 49 में। कब हड़पा था? 1849 में। तीसरा जो प्रभावित हुआ उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर, और ये हुआ 1852 को। और चौथा जो हुआ वो हुआ झांसी। क्या हुआ? झांसी, और ये हुआ 1853 को। फिर कहीं ना कहीं आपको देखने मिलता है एक पांचवा जो है वो है अवध की अगर हम बात करें तो कहीं 1855 मिलता है और कहीं ये 56। इस बार एग्जाम में आया भी था। ठीक है। तो देखिए इस नीति के चलते, हड़प नीति के चलते जो था, सहायक संधि में तो पता चल गया कि सहायक संधि बैलेजली ने शुरू करी थी, और राजा के राज्य में सेना रखनी होती थी, और राजा के प्रशासनिक कार्यों में जो करते थे हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इस वजह से राजा जो है बहुत बुरी तरीके से अंग्रेजों के जो है वो मतलब कुप्रभावित हो रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है। दूसरी अंग्रेजों से क्या बात हुई? हड़प नीति 1856 डलहौजी। देखिए 1857 क्रांति का जो बीज बो के गया ना, 1857 क्रांति का जो बीज बो के गया वो कौन गया? डलहौजी। देखो डलहौजी चला तो गया, इनके बाद कौन आए? कैनिंग आए। क्वेश्चन आता 1857 क्रांति के समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है। परंतु बेचारे को इसकी परेशानी, डलहौजी के जितने बीज हुए थे उनको किसने दबाया? कैनिंग ने दबाया। आखिर कैनिंग ने दबाया। ठीक है। सबसे बड़ी जड़ जो थी वो डलहौजी थी। अब डलहौजी की जड़ के मतलब एक सहायक संधि बैलेजली शुरू कर दी, डलहौजी ने हड़प नीति से सबसे प्रभावित ये थी। और इस हड़प नीति का दत्तक पुत्र को देखते हुए पहले सतारा इसके हत्या चढ़ा, फिर जैतपुर, संबलपुर, कहाँ पर है? संबलपुर यहाँ पर उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है। झांसी जो है उत्तर प्रदेश में, और अवध आपका लखनऊ वाला क्षेत्र था। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन से क्षेत्र को हड़प नीति के विरुद्ध कुप्रशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने हड़पा था? तो वो है अवध। समझ गए नहीं? अवध में क्या था कि अवध के शासक पर कि अच्छे तरीके से शासन नहीं चला रहे, कुशासन चलाने के कारण जो है इस अवध को यहाँ पर क्या कर लिया था इन्होंने? अपने अधिकार में कर लिया था। और सब क्या थे? हड़प नीति के अंतर्गत किए गए थे। तो ये तो थे कारण हमारे राजनीतिक कारण। ठीक है। तो एक कारण आपका हो चुका कि राजनीतिक कारण आप समझ गए हो। आप अपना नोटबुक लेकर बैठना आराम से और आपको पता चल जाएगा राजनीतिक कारण यहाँ क्या थे। ठीक है। ये आपका नक्शा है, पता चल जाएगा यहाँ से क्या क्यों बनाया है मैप। आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि यहाँ देखो दिल्ली है,
इसकी भी जिक्र आएगा, लखनऊ आएगा, फैजाबाद आएगा, कानपुर आएगा, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सतारा, संबलपुर, इन दोनों की जिक्र जा चुके हैं। पूरे भारत की मैप के अकॉर्डिंग हमने ये देखेंगे कि 18 सितंबर क्रांति कहाँ कहाँ किस किस तरीके से फैली है। ठीक है, तो पहले कारण देख रहे हैं कि 18 सितंबर क्रांति हुई क्या, और अब देखते हैं कि पहले कारण देख रहे थे, उसके बाद में देखेंगे क्या कंडीशन थी। तो अब देखते हैं प्रशासनिक कारण क्या थे। प्रशासनिक कारण क्या थे, तो सबसे पहली बात ये, प्रशासनिक कारणों में क्या सबसे पहली बात क्या थी, एक तो ये था कि अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण, यानी कि प्रशासनिक कारणों में क्या था कि भेदभावपूर्ण नीति चलाई, भेदभावपूर्ण नीति। पहला कारण क्या था, भेदभावपूर्ण नीति, यानी कि अंग्रेजों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और भारतीय वालों के साथ जो है प्रशासन में गलत व्यवहार करते थे। इसका मतलब यह था कि कोई भारतीय जज, कोई भी भारतीय जज ब्रिटिश व्यक्ति के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकता, ब्रिटिश व्यक्ति के विरुद्ध जो है सुनवाई नहीं कर सकता। पहला कारण तो ये हो गया, इसका प्रशासनिक में आएगा, भेदभावपूर्ण नीति हो गया। तीसरा अगर इसमें बात करें तो न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों का अधिकार ज्यादा था, यानी कि अंग्रेजों का अधिकार क्षेत्र ज्यादा था। तो देखिए इधर देख लीजिए प्रशासनिक कारण, पहला कारण क्या था, प्रशासनिक कारणों में पहला कारण क्या था, भेदभावपूर्ण नीति, भेदभावपूर्ण नीति। ठीक है, भेदभावपूर्ण नीति हो गई। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा कारण अगर हम यहां से बात करें तो उच्च पदों पर से भारतीयों को हटाकर ठीक है अंग्रेजों को दे दिए गए वो पद। किसको दे दिए गए, अंग्रेजों को वो पद दे दिए गए। फिर तीसरा कारण ये था ईसाईकरण, ईसाईकरण, क्या कारण था, ईसाईकरण तीसरा। चौथा कारण जो था इसमें, चौथा कारण जो था वो क्या था, चौथा कारण ये था कि कोई भी भारतीय जज, यानी कौन, भारतीय जज, भारतीय जज अंग्रेज या कंपनी के व्यक्ति के विरुद्ध जो था वो सुनवाई नहीं कर सकता था, सुनवाई नहीं कर सकता था। इस वजह से प्रशासन को लेके भी लोग जो थे ये क्या हो गए थे, प्रशासन को लेके भी लोग जो हो गए परेशान हो गए थे बहुत बुरी तरीके से। क्या हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे प्रशासन को लेकर, क्योंकि भेदभावपूर्ण नीति लोग भेदभाव करने लगे थे, उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर अंग्रेजों को ईसाईकरण करने लगे थे। इस तरीके से हो गया था दूसरा कारण। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा कारण देखते हैं यहाँ पर कि तीसरा कारण क्या था। तो हम इनको रब कर देते हैं, इन दो कारणों के कर देते हैं, रब कर देते। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण क्या है, सामाजिक व धार्मिक कारण क्या है। तो देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण का मतलब क्या है, सामाजिक और धार्मिक कारण का मतलब बहुत बढ़िया आपको इसमें समझ में आ जाने वाला है। सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या था, देखिए जब भी कभी धर्म की बात आ जाती है, आदमी समाज को एक बार तो चल जाएगा, मगर जब भी धर्म की बात आ जाएगी, राजनीति की बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब धर्म की बात आ जाएगी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि भारत की संस्कृतियों को वो बदल रहे थे, यानी भारत की संस्कृति को कर रहे थे, बदल रहे थे। जैसे कि सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहली बात क्या, धर्म से लोग बड़े परेशान हुए, क्योंकि धर्म को परिवर्तन करना जो है, धर्म को बदलना जो है लोग सह नहीं सकते। ठीक है, और उसका ही जो प्रभाव था कि धार्मिक रूप से भी लोग जो है 1870 के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ज्यादा मतलब गलत तरीके से अंग्रेजों को देखने लगे थे। उसमें सबसे पहली बात यह थी कि सती प्रथा, सती प्रथा। चलिए आज के टाइम में 1829 सती प्रथा 1829 राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को बंद होना। आज के लिए तो ठीक है सती प्रथा, परंतु उस समय लोगों को लग रहा था कि ये हमारे धार्मिक कार्यों में, संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ पर क्या थी, नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा। तीसरा कारण जो था वो दास प्रथा, दास प्रथा। तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त कर रहे थे अंग्रेज। तो भारतीय लोगों को लग रहा था कि हमारी संस्कृति को बदल रहे हैं, हमारी संस्कृति को बदल रहे हैं। इसी चीज के चलते जो है उनको लगने लगा कि हमारा जो है जितना भी संस्कृति है उसको सबको वो ये बदल रहे हैं। फिर एक ये था कि 1856 में एक कंडीशन और थी, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कौन था, अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। एक ये चालू कर दिया था, यानी कि कोई भी विधवा थी उसका पुनर्विवाह कराना हो गया था। पहले ऐसा होता था कि कोई भी अगर विधवा होती थी तो उसका पुनर्विवाह नहीं करा सकते थे, ठीक है, पहले ये होता था कि कोई भी विधवा होती थी उसका पुनर्विवाह नहीं होता था, यानी कि वो केवल अकेला कुलटा के नाम से जाती, तो ये कर दिया था। अब आप बताइए ये कुरीतियां जो थी ये आज के अकॉर्डिंग तो सही है,
महिला सशक्तिकरण पर अगर ध्यान देखें, महिलाओं के सम्मान को देखें तो सब सही है, परंतु उस समय पर लोगों को लग रहा था कि संस्कृति पर हमारी क्या हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, और क्या था कि जितने भी जनजातीय लोग थे, जनजातीय लोग थे, जितने भी मजदूर लोग थे, बेरोजगार लोग थे, और जितने भी निर्धन आदमी थे, उनका क्या हो रहा था, ईसाईकरण हो रहा था। क्या हो रहा था उनका, ईसाईकरण। इस तरीके से धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से लोग परेशान होकर जो है वो भी अंग्रेजों से के विरुद्ध खड़े हो गए और 1857 क्रांति जैसा प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, क्यों हुई 1857 क्रांति, हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये क्यों हुई, ऐसा होने का कारण क्या था, अभी देखते हैं। तो ये आपका कारण हो चुका है, सामाजिक कारण भी। ठीक, चलिए इसके बाद में देखते हैं, आर्थिक कारण क्या था। इसके बाद में देखते हैं आर्थिक कारण। देखिए आर्थिक कारण क्या था, आपको पता होना चाहिए। आर्थिक कारण में स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। यानी क्या हुआ, पहला आपने देखा होगा इससे पहले स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी आदि भू राजस्व प्रणाली बनाई अंग्रेजों ने। हाँ, आदि भू राजस्व, और फिर अंततः क्या था, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। यानी कि खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजारी फसलें ज्यादा उन्होंने मतलब उत्पादन करने के लिए लोगों को मतलब मजबूर किया। इस चीज से कृषक वर्ग जो था वो भी परेशान हो गया था। इस वजह से कृषक वर्ग भी परेशान हो गया था और आर्थिक कारण ये बनकर उभरा। तो इसका एक ये था, कृषक वर्ग भी जो है बहुत परेशान हो गया था कि स्थायी बंदोबस्त जैसी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा लगने से भू राजस्व ज्यादा वसूलने लगे थे। जमींदार लोग जो थे व्यापारी और साहूकार लोग जो थे जमींदार बन गए थे, समझ गए नहीं। और इससे जो थे किसान लोग, कृषक वर्ग बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ये था इसका आर्थिक कारण। ठीक है, अगर हम बात करें सैन्य कारण की, ठीक है, अगर हम बात यहाँ पर कर देते हैं सैन्य कारण की, तो इसमें बहुत सारे कारण सैन्य कारण के भी हो सकते हैं। यानी सैनिक वर्ग क्यों दुखी था, देखिए सैन्य कारण में पहला कारण हम क्या करते हैं, पहला कारण यह था कि भारतीय और अंग्रेजों का अनुपात सेना में था 5:1, यानी कि 5 भारतीय और 1 अंग्रेज थे। फिर भी क्या था कि अगर उच्च पदों की बात करें तो केवल सूबेदार पद तक ही जा सकते थे। भारतीय जो थे सूबेदार पद तक जा सकते थे, इससे ऊपर सूबेदार पदों पर नहीं जाते थे। परंतु ऐसा होता था, यदि भारतीय सूबेदार है और ब्रिटिश शासक कोई सिपाही भी है तो सूबेदार को, सिपाही को जो है सैल्यूट करना पड़ता था। यानी कि भारतीय लोगों को जो सेना में थे वो ब्रिटिश सेना के लोगों को उन्हें सैल्यूट करना पड़ता था। अब ये बताइए कितनी अपमान की बात है, एक छोटे सिपाही को एक छोटे पद के लिए एक बड़े पद वाला जो है सैल्यूट कर रहा है। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा था, ये एक तरीके से सैनिक बल मतलब परेशान हो रहे थे। ठीक है, दूसरी बात ये थी नस्ली भेदभाव था, इसे कह सकते हैं नस्ली भेदभाव। फिर दूसरे दो कारण सबसे बड़े, एक तो ये कि डाकघर अधिनियम 1854 में, एक तो बनाया गया डाकघर अधिनियम 1854 में। कौन सा, डाकघर अधिनियम बनाया 1854 में, और एक 1856 में बनाया था समान, जिसमें हम कह सकते हैं कि समान सेवा भर्ती अधिनियम, सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम। ये दो बड़े कारण आए जिससे कि सैन्य बल जो था इससे परेशान हो गया। डाकघर अधिनियम का मतलब क्या था, समझो कि अगर कोई व्यक्ति भी, अब जितने भी पत्र आते थे तो अब भारतीय सैनिक मतलब अब सैनिकों को जो है अनिवार्य कर दिया था उस पर स्टाम्प लगाना, क्योंकि पहला सेना को छूट थी, स्टाम्प नहीं लगाते थे पत्रों पर, मगर अब इनको स्टाम्प लगाना जो था अनिवार्य कर दिया था। इस वजह से दुखी। दूसरे सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, यानी कि अगर विदेशों में कहीं अगर जा रहे हैं, अगर ये लोग विदेशों में कहीं जाते हैं, भारत के बाहर अगर कहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए किसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, किसकी अनुमति के अनुसार जाते थे, ब्रिटिश सेना की अनुमति के अनुसार, कंपनी की सेना की अनुमति के अनुसार जाते थे। तो इससे जो है ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो ये थे हमारे सैन्य कारण। परंतु तो अंततः हुआ क्या,
तात्कालिक कारण जो बनकर आया। अब देखिए हुआ क्या, जब इतनी बात इन लोगों ने सही, अभी तत्कालिक कारण की बात नहीं करते हैं, अभी थोड़ी सी इसकी बात नहीं करते, अब इससे पहले देख लेते हैं क्या हुआ क्या कि जब इतनी बात सब लोगों ने सही और सब लोग परेशान थे, ठीक है, सब लोग, तो 1855 में इधर लिख देता हूं, 1855 ईस्वी में सभी लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध होकर जो है एकजुट होने की बात करी। क्यों? क्योंकि 1854 में जो नाना साहब थे, जो पेशवा थे, उनके जो है उनकी पेंशन बंद कर दी। उनकी पेंशन बंद कर दी। जब पेंशन बंद कर दी तो उस पेंशन को शुरू कराने के लिए इंग्लैंड में भेजा गया उनको। उन्होंने सोचा अगर ठीक है, अगर ये लोग पेंशन शुरू नहीं करते हैं तो हम सब लोग एकजुट होंगे और हम लोग सभी लोग जो है परेशान हैं, जो इसके कारण भी गिराए, तो ये बताया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, 31 मई 1857 को सब लोग जो है गंगा नदी के तट पर, कहां पर? बिठूर कहां पर? कानपुर में एकजुट होंगे। क्या होंगे? एकजुट होंगे। 55 में आग हुई थी कानपुर से, ठीक है। उन्होंने कहा था अगर इस पेंशन को शुरू नहीं करते हैं तो हम सब लोग, किसान, सैन्य, जितने भी सामाजिक सभी तबके के लोग जो है कहाँ इकट्ठे होंगे? 31 मई 1857 को गंगा नदी के तट पर होंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है एक साथ खड़े होंगे। और उसका प्रतीक चिन्ह बनाया उन्होंने, इसका प्रतीक चिन्ह बनाया कमल का फूल प्रतीक है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। और चपाती या रोटी, ठीक है, ये बनाया है एकजुट होकर खाएंगे। इस वजह से 1857 क्रांति का जो प्रतीक बना वो क्या बना? कमल का फूल व रोटी। कहीं कहीं रोटी की जगह चपाती आ जाता है। क्या आ जाता है? कहीं कहीं रोटी या चपाती आ जाता है, ठीक है। तो ये बना इसका प्रतीक। क्या बना? ये इसका प्रतीक, ठीक है। अंततः हुआ क्या, जब इतनी ही बात करने वाले थे सब लोग, परंतु अंततः हुआ क्या? समझ लीजिए 31 तारीख को इकट्ठा होने वाले थे, परंतु अंततः हुआ क्या? हुआ ये कि उन लोगों को लगने लगा, अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अब ये लोग जो है एकजुट होकर जो है कुछ ना कुछ करने वाले हैं। और इसी बीच क्या था, घटना जो है वो बहुत तकड़ी घटना है जो तत्कालिक कारण के रूप में उठी। तुम्हें भी, आप लोगों को सबको पता है, दिसंबर 1856 की बात है। यानी कब की? अब तात्कालिक कारण देख लो, तात्कालिक कारण देख लीजिए क्या है, आराम से समझेंगे। दिसंबर 1856 की बात है। पुराने लोहे की बंदूक जिसका नाम है ब्राउन बेस। क्या? ब्राउन बेस, ठीक है। पुराने लोहे की बंदूक जो थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पर न्यू राइफल आई, नई बंदूक आई, जिसको हम कह सकते हैं न्यू इनफील्ड राइफल। क्या कह सकते हैं? न्यू इनफील्ड राइफल। तो ये आई, मतलब ब्राउज बेन के स्थान पर, मार्क उठा लेते जरा, न्यू मतलब पुरानी जो लोहे की बंदूक थी ब्राउज बेन, ठीक है, उसके स्थान पर कौन सी आई? न्यू इनफील्ड राइफल आई। अब इस राइफल में क्या दिक्कत थी? इस राइफल में ये थी कि इसका जो कारतूस होता था तो उसके ऊपर वाला भाग जो है दांत से तोड़ना पड़ता था, ठीक है। और फिर उसको क्या था कि उसको दांत से तोड़ा और उसको फिर इस तरीके से दांत से तोड़ा और यहाँ डाला बाहर से, फिर एक नीचे की स्टिक लगी होती थी और उससे से ठोक देते थे, ठोक कर फिर जब फायर करते थे। तुम सोच रहे हो सर इतना टाइम लग रहा है, ये टाइम में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता था, मगर ये नुकसान नहीं, क्योंकि उस टाइम पर क्रम से सीरियल बाई वो काम होता था। तो क्या हुआ कि दिसंबर 1856 में ब्राउज बेन के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग हुई और उसका कारतूस जो था, लोगों ने, अफवाह की बात बताऊंगा अभी क्या था कि उसके कारतूस को ऊपर को दांत से तोड़ना पड़ता था और जब राइफल में आगे डालना पड़ता था, कुछ इस तरीके था। अंततः एक दिन सुबह की बात है, एक शुद्र व्यक्ति जो है वह भी जा रहा था और पंडित जी जो है वह कौन? मंगल पांडे। यहाँ पर एक सैनिक था, मैं नाम जोड़ देता हूँ, बंगाल का एक जगह है बैरकपुर,
बैरकपुर, देखिए कड़ी कहाँ था, बैरकपुर यहाँ पर है, बंगाल, पश्चिम बंगाल, यानी कि अब जो बांग्लादेश है ये वाला भी, और ये जगदीशपुर के बाद में यहाँ पर क्या है, ये बंगाल, ठीक है, ये बिहार था और ये बंगाल, तो बंगाल में यहाँ पर एक जगह ही बैरकपुर, बैरकपुर, अब समझ गए आप, नक्शे में बता रहा हूँ, बैरकपुर, बैरकपुर में यह एक बटालियन थी, कौन सी, 34B, 34B बटालियन, यानी कौन सी थी, 34B बटालियन, कौन सी थी, 34B बटालियन, जिसका नाम हम कह सकते हैं मतलब नेटिव इन्फेंट्री, 34B NE, जिसे हम कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री, इसका मतलब होता पैदल सेना, पैदल सेना, ठीक है। इसी के एक सिपाही थे, इस 34वीं बटालियन के कौन से थे सिपाही, कौन थे, मंगल पांडे सिपाही थे, कौन सी बटालियन के, 34वीं NE के इन्फेंट्री के, ठीक है। 34वीं बटालियन के जो थे यहाँ एक सिपाही थे पैदल सेना के, वह भी पूजा करके जा रहे थे, पूजा करके वापस आ रहे थे, एक शूद्र जा रहे थे। अब उस शूद्र का क्या होता है, पानी पिलाना था या क्या कहानी, ये इसका कोई इतना कंफर्म नहीं, परंतु ऐसा होता है कि जो मंगल पांडे हैं उनके लोटे पर जो है उसका हाथ लग जाता है, उस शूद्र व्यक्ति का, कहानी को कुछ इस तरह से समझते हैं, हाथ लग जाता है। अब वो कहते हैं कि हाँ भाई लो इस लोटे को आप ही ले जाओ, अब इस लोटे को आप ही ले जाइए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, कहते कि आप तो भाई ये आपका हो गया, तुम्हें पता ही है उस टाइम पे छुआछूत अधिनियम था, ये तो आप जब से संविधान लागू हुआ जब से खत्म किया गया। तो उन्होंने कहा कि सर किस क्यों, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो कह रहे अब कैसा धर्म भ्रष्ट, अब कैसा धर्म भ्रष्ट, क्यों, नहीं जो यानी वहां से अब्बा उठी या एक अब्बा बनी थी, कह रहे क्यों, क्योंकि जो अब आप नई राइफल में यूज कर रहे हो, न्यू राइफल में जो यूज कर रहे हो कारतूस, वो तो चर्बी और सुअर वाले कारतूस, उनसे चर्बी वाले कारतूस से बनी हुई है, मतलब जो चर्बी से बनी हुई है, यानी जो कारतूस है वो किससे बने हुए हैं, सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए हैं। अभी देखिए एक अफवाह थी, ये भड़काने के लिए थी, क्या कि अगर सुअर की चर्बी कहेंगे तो उससे मुस्लिम लोग परेशान, मतलब भड़क जाएंगे, और गाय की चर्बी से जो है वो क्या हो जाएंगे, हिंदू लोग जो है वो भड़क जाएंगे। यानी उन्होंने बताया कि आपको इस तरीके से जो आपका मतलब आपका धर्म भ्रष्ट करके, उनका क्या करा है, ईसाईकरण किया जा रहा है। अब इस चीज का जो है मंगल पांडे को बहुत बुरा लगा। मंगल पांडे ने कहा बताइए कहाँ पर, करे चलिए, उन्होंने फैक्ट्री दिखाई। अब वहां जब देखा फैक्ट्री में जो है वहां पर ये प्रोग्राम हो रहा था, फैक्ट्री देख ली उन्होंने। इस चीज को देखकर मंगल पांडे जो है अपने मित्र, जो एक उनके मित्र थे सेना में, मित्र मान लो या ऐसा मान लीजिए कि उनके सीनियर थे, वो उनके पास गए, उन्होंने उन्हें पिस्तौल दे रखा था, तो उन्होंने वो मंगल पांडे वो पिस्तौल उन्हें वापस कर दिया कि अब हमारी दोस्ती जो है खत्म हो गई, अब जो हमारी दोस्ती खत्म हो गई। इतनी बात आ गई समझ में, कि अब हमारी दोस्ती जो है अब ये खत्म हो गई। अब ये बात कब की है, अगर हम बात करते हैं तो ये बात कब की है, ये बात है 29 मार्च 1857 की। अब हम बात करते हैं 29 मार्च 1857 की, कड़ी जोड़ते हैं, यानी कि 29 मार्च 1857 की बात, ठीक है। क्या करते हैं वो इस चीज को देखते हैं, और जब इसी चीज के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, जितने भी भारतीय मुस्लिम टुकड़ी के लोग थे वो जो है एक जगह इकट्ठा होते हैं। इसी बीच में अंग्रेजों को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इनमें जो है आपसी विद्रोह चल रहा है, आपसी एकजुटता चल रही है भारतीय सेना की टुकड़ी में, ठीक है। भारतीय लोग जो थे उनकी टुकड़ी में जो है कुछ आपसी भेदभाव चल रहे हैं। तो क्या होता है कि जब दो व्यक्ति उन्हें समझाने आए, जिनका नाम है, अगर हम बात बताएं यहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक तो बाघ और एक सर्जेंट। कौन था, एक बाघ और एक सर्जेंट। जब वो उनको समझाने के लिए आते हैं मंगल पांडे को, तो मंगल पांडे ने क्या करा, उठाई अपनी राइफल, निकाला कारतूस, अब भ्रष्ट तो भ्रष्ट, इससे भी ज्यादा क्या भ्रष्ट, कारतूस मुंह से तोड़ा, राइफल में भरा, और जब फायर किया तो बाघ तो हो गए वहां पे चित्त, बाघ तो हो गए जब भी वहां पर स्विच ऑफ बिल्कुल, यानी कि कहानी खत्म। इतनी दूसरा कारतूस तोड़ा उन्होंने, भर ही रहे थे, जो सर्जेंट था वो भाग निकला, तो उन्होंने उसे चाकू से मार दिया, इसी चीज को देखकर जो है दो ब्रिटिश सेना के जवानों को मारने पर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सैन्य न्यायालय, पश्चिम बंगाल में एक सिपाही सैन्य न्यायालय ने उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी और फांसी दे दी। अब इनका नंबर कई बार पूछा जाता कि जो मंगल पांडे थे उनका नंबर क्या था, तो उनका नंबर था 1446, सैनिक नंबर 1446। सैन्य अदालत ने कहा कि सैनिक नंबर 1446 को 8 अप्रैल को फांसी,
8 अप्रैल 1857 को फांसी। तो देखिए कई बार ये कंडीशन आती है, एनसीईआरटी तो इस फांसी को 29 मार्च ही बताती है, एनसीईआरटी इस फांसी को क्या बताती है 29 मार्च, मगर स्टैंडर्ड बुक जो है वो 8 अप्रैल को बताती है। और क्या होता है कि 8 अप्रैल और 1857 को इनको दे दी जाती है फांसी। तो ये तो थी बात कहाँ की, मंगल पांडे की, यानी कहाँ की बैरकपुर के मंगल पांडे की पूरी बात आ गई। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ये तात्कालीन कारण बना, दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। दिसंबर 1856 में ब्राउसबेन पुराने लोहे की बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल नई बंदूक आई, उसके कारतूस जो थे वो दांत से तोड़कर राइफल में एंटर करने होते थे, जब बारूद भरनी होती थी, फिर उसके बाद में स्टिक से ठोक कर डाट लाकर जब फायर करना होता था। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की बंगाल की बैरकपुर छावनी थी, वो कौन थी, 34वीं इन्फेंट्री में एक सिपाही थे मंगल पांडे, ठीक है। वो उनको इस चीज का पता चला कि चर्बी वाले कारतूसों से हमारा ध्यान मतलब हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमारा ईसाईकरण हो रहा है। और उन्होंने इस चीज का जब पता किया तो अपने एक दोस्त सिपाही से, अंग्रेजी सिपाही से बात करी, उनका जो पिस्तौल था उन्हें वापस कर दिया, जो उनको फ्रेंड के रूप में दिया था उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती यहाँ पर ही समाप्त। इस चीज का जब पता चला ब्रिटिश सत्ता में, उन्होंने जिक्र करा, तो और लोग जो थे, एक तो बाग और एक सर्जेंट, दो वहां के मतलब ऐसा मान के चलिए सूबेदार थे, उन्होंने इनको समझाने के लिए बात आई, जब कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि आप ये विद्रोह मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मंगल पांडे क्या करता है, कारतूस तोड़ता है, बंदूक में डालता है और बस दोनों पे चला देता है। तो उसमें बाघ जब वहां पे मर जाते हैं और सर्जन निकल के भागते हैं, इतना उन्हें भी चाकू से मार देता है। इसी बीच में इस चीज से जो चेस्ट नंबर होता है, इनका सैनिक नंबर होता है 1446 सैनिक नंबर होता है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को सैन्य अदालत जो है फांसी की सजा दे देती है और वो फांसी 8 अप्रैल 1857 को दे दी जाती है। इस चीज की खबर धीरे धीरे पहुंचने में बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर एक जगह है, दिल्ली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, दिल्ली तो आगे अलग आपका, तो लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, मेरठ, इसी में जगह, एक जगह लखनऊ के पास में यहाँ एक जगह है मेरठ। कौन सी जगह है, यहाँ पर, सर यहाँ पर एक जगह है, दिल्ली से थोड़ा पास में ही है, ये क्या है आपका मेरठ, एक जगह है मेरठ, ठीक है। मेरठ में यहाँ एक बटालियन थी, वहां पर लोगों को पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा हो गया। तो 10 मई में, कहां पर, 10 मई में, मैं इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। बैरकपुर की बात हो गई है, बैरकपुर की बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं कि मेरठ की बात करते हैं। कहां की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं। 10 मई 1857 की अब बात है। वहां के सैनिकों ने जो है इस चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया, इस चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। और इसी चीज को देखते हुए विद्रोह जो है और ज्यादा फैल गया, और ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि 10 मई को मेरठ छावनी ने इसको मना करा, ठीक। और यहाँ के जो मेरठ के जो जनरल थे, ये वाला नाम आज क्वेश्चन आया था, जो यहाँ पर जनरल थे, जनरल मेरठ में जो सेना का जनरल थे, ये क्वेश्चन कई बार आता, यूपी टेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जनरल थे उसका नाम था जनरल हैबिट, क्या नाम था, जनरल हैबिट था, ठीक है। क्या नाम था, जनरल हैबिट, ठीक है। तो जनरल हैबिट, ठीक है, ये इनका नाम था। ये यहाँ की क्या कर रहे थे, भूमिका निभा रहे थे। इन्होंने लोगों को समझाया, परंतु इन लोगों ने क्या काम करा, इन लोगों ने थाने में आग लगा के वहां से भाग गए, थाने में आग लगाई और थाने में आग लगा के जो है निकल चुके। और 11 मई, समझ गए नहीं, 11 मई ये मेरठ से लगी आग। 1800 क्रांति कहां से शुरू हुई, अब ये पूर्ण रूप से कहां शुरू हुई, अंग्रेजों के विरुद्ध, मेरठ से, ठीक है। और 1857 को दिल्ली पहुंच गई, 1857 को दिल्ली पहुंच गई। अब दिल्ली में हुमायूं का मकबरा था, दिल्ली में कौन था, हुमायूं का मकबरा में कौन था इस टाइम दिल्ली में, देखिए दिल्ली में यहाँ पर कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, यहाँ पर कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। ये आग मेरठ से पहुंची, कहां, दिल्ली में, कहां पहुंची, मेरठ से दिल्ली में पहुंची। जब यहाँ पर जाके दिल्ली में इन लोगों ने, सैनिकों ने जनता से चिल्लाया कि सरदार बादशाह साहब, इस तरीके से चिल्लाया। तो बादशाह एक बहुत बुजुर्ग आदमी, ठीक है, जिसको अंग्रेजों ने बहुत पहले, यानी कब की बात, ऐसा मान चलिए कि 1837 के बाद उन्होंने ये कह दिया था कि आप लोग केवल एक झोपड़पट्टी में रहिए, अपने केवल महल में रहिए, उत्साह को नहीं। क्यों, क्योंकि उत्तर मुगल काल जो था वह कमजोर शासकों का काल था, और
और ये उत्तर मुगल काल के अंतिम शासक थे, यानी कि मुगल काल के अंतिम शासक थे। तो वो हुमायूं के मकबरे में अपने लोगों के साथ यहाँ पर गुजर बसर कर रहे थे, परंतु बाहर जब भीड़ देखी उन्होंने कि क्या हुआ, उन्होंने सारी आपबीती बताई। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक रूप से जो शासक थे, वास्तविक रूप से जो यहाँ पर शासन कर रहे थे या शासक थे, वो कौन थे? वो थे बख्त खां। यहाँ पर कौन थे? बहादुर शाह ने भेजा बख्त खां को, बहादुर शाह ने भेजा किसको? बख्त खां को, कि जाइए देखिए क्या है, कैसे भीड़, कैसे हंगामा कटा। उन्होंने देखा, बख्त खां ने कहा, अरे भाई उन सब बादशाह सलामत, ऐसे ऐसे बात है कि कुछ लोग मेरठ से आए हुए हैं और उन्होंने वो सिपाही हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे विद्रोह कर दिया है और वो आपका सहायता मांगते हैं। तो देखिए बहादुर शाह जफर को भी या बहादुर शाह द्वितीय को भी थोड़ा सा लालच फूटा कि क्या पता है भारत की जनता हमारे साथ है, शायद ऐसा हो कि हमें जो है साम्राज्य जो लूटा हुआ हमारा साम्राज्य था वो हमें पुनः मिल जाए, वो हमें पुनः साम्राज्य मिल जाए। इसी लालच की चाह में जो है उन लोगों को उन्होंने अपने यहाँ पर शरण दे दी। दिल्ली में जो है अपने हुमायूं के मकबरे में उन्होंने क्या करा, उसकी शरण दे दी। अब जब इस बात का पता चला अंग्रेजों को कि दिल्ली, मेरठ से जो लोग हैं वो दिल्ली गए हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी सेना की तरफ से अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने किसको, मेरठ से दो सैनिकों को, दो यहाँ से भेजा, दो व्यक्ति, तो निकोलस हडसन को और एक लॉरेंस को। यानी कि यहाँ से मेरठ से एक तो निकोलस हडसन एक तो निकोलस को और एक हडसन और एक लॉरेंस को, किसे? लॉरेंस को यहाँ भेजा। कहाँ भेजा? दिल्ली। ठीक है, अब जब दिल्ली भेजा तो ऐसा होता है कि बहादुर शाह द्वितीय से ये बात करते हैं और बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं ठीक है मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अंततः बहादुर शाह द्वितीय के दो बेटों को ये पकड़ लेते हैं, दो बेटों को अपने कैद में कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम उनको कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे, आप पता बता दीजिए। अंत क्या होता है, बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, मगर उनकी जो पत्नी होती है उनको एक लालच देते हैं, आपके पति और आपके बच्चों को छोड़ दिया जाएगा यदि आप मेरठ के से आने वाले व्यक्तियों को थोड़ा बता दोगे तो वो कहते हैं ठीक है। क्या कहते हैं ना, महिलाओं का दिल जो होता है वो होता है, निर्मम होता है, समझ गए नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हृदय होता है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मेरे बच्चे और पति तो बच जाएगा। ठीक है, और इसी बीच में क्या होता है कि उनके दोनों बच्चों को मार दिया जाता है और बहादुर शाह द्वितीय को जो है वहां रंगून भेजा जाता है और वहां पर जाकर उनकी मृत्यु होती है। परंतु 58 में जो है, सॉरी सितंबर 1957 में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। तो ये दिल्ली की थी। इसके बाद में कहाँ कहाँ पहुंची, कैसे कैसे आग जली, तो उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद जो पहुंचती है ये आग लखनऊ पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? लखनऊ में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में नेतृत्व किया था किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। इनका भी एक जिक्र है, इनका पुराना वास्तविक नाम जो है वो महक परी। बेगम हजरत महल का जो नाम था, बेगम हजरत महल का जो नाम था, जो लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी, उनका था महक परी। ये नाम पूछ लिया जाए, टीचर की वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है राजस्थान में, तो महक परी इनका वास्तविक नाम था। होता क्या है, इसमें भी थोड़ी सी कहानी में बता देता हूं आपको कि क्या है। इसमें ये होता है कि लखनऊ में क्या होता है कि एक बिरजिस कादिर जो थे, बिरजिस कादिर अल्पायु पुत्र होते हैं इनके। बेगम हजरत महल के क्या होते हैं? अल्पायु पुत्र होते हैं। ठीक है, और हेनरी लॉरेंस जो है लखनऊ में अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं। परंतु क्या होता है कि हेनरी लॉरेंस जो है यहाँ पर मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लॉरेंस की हत्या हो जाती है। परंतु लखनऊ को पुनः कैंपबेल मार्च 1858 में लखनऊ को पुनः जीत लेता है, लखनऊ को अपने कब्जे में कर लेता है। तो देखिए ये मेरठ की बात हो चुकी है और ये लखनऊ की भी बात हो चुकी है। ठीक है, मेरठ की बात हो चुकी है और लखनऊ की भी बात हो चुकी है भाई। अब बात आती है कि अब कहाँ पहुंचती है क्रांति। अब जो क्रांति पहुंची, या ऐसा मान के चलिए कि अब जो विद्रोह पहुंचा वो कहाँ पहुंचा? वो पहुंचा है कानपुर में। कहाँ पहुंचा? कानपुर में। देखिए कानपुर मैंने यहाँ कर रखा, लखनऊ के बाद में कहाँ पर? कानपुर में। लखनऊ के बाद में कहाँ पर? कानपुर में। तो अब बात करते हैं कानपुर में क्या हुआ। कानपुर में याद रखना कांता, क्या रखना है? कांता। आधा नहीं बना सकते अंकी बिंदी भी, तो कांता याद रखना, तो नहीं बनाए थे, कांता याद रखना। तो लखनऊ में जो कानपुर में जो नेतृत्व किया, तो कैसे कानपुर नैसे नाना साहेब, इनका वास्तविक नाम था धोंदूपंत।
धोंदू पंथ, वास्तविक नाम क्या था इनका? धोंदू पंथ। फिर तैस है तात्या टोपे, तात्या टोपे। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो धोंदू पंथ था। ये किनके बताइए? बाजीराव द्वितीय के जो है क्या थे? दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग का वास्तविक नाम था। इन दोनों जो है कानपुर का नेतृत्व किया। किसका किया? कानपुर का नेतृत्व किया। परंतु होता क्या है कानपुर में? कानपुर में होता है कि जून 1857 में क्रांति पहुंची वहां पर, परंतु दिसंबर 1857 पर कानपुर जो है कैंपबेल ने पुनः जीत लिया। कैंपबेल ने पुनः जीत लिया। किसने जीत लिया? कैंपबेल ने। कैंपबेल ने ये पुनः जीत लिया। इसमें क्या हुआ कि धोंदू पंथ जो है, सॉरी धोंदू पंथ नाना साहब तो नेपाल चले गए। नाना साहेब तो कहां चले गए? नेपाल। नेपाल चले गए, जबकि तात्या टोपे भाग गया। तात्या टोपे जो है वो अंग्रेजी सेना को करके अंग्रेजी सेना को चकमा देकर भाग गया। क्योंकि नाना साहब को उन्होंने क्यों नहीं मारा? नाना साहब को क्यों नहीं मारा? क्योंकि मराठों से जितने भी पेशवा थे उनको सुरक्षित रखने के लिए संधि हुई थी और उनको पेंशन देने की संधि हुई थी। इस वजह से इन्होंने नाना साहब को नहीं मारा। परंतु तात्या टोपे का ऐसा नहीं था। तात्या टोपे को तो मारना था। तात्या टोपे धोखा देकर जो है और भाग गया और जाके कहां मिला? झांसी में। देखो इसके नीचे, कानपुर के नीचे कहां पर है? झांसी। देखो क्रम देखो बहुत अच्छा। मेरठ, मेरठ से सबसे पहले कहां पहुंचे? दिल्ली। दिल्ली से कहां पहुंचे? लखनऊ। लखनऊ से कहां पहुंचे? कानपुर। कानपुर के बाद विद्रोह कहां पहुंचा? झांसी। अब बात करते हैं कि झांसी में कहां पर? झांसी। अब जो पहुंचा है झांसी पहुंचा। झांसी में जो नेतृत्व किया वो किसने किया? लक्ष्मीबाई ने। यानी किसने कहा? लक्ष्मीबाई ने। अब लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम आ जाता है मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। इनका वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। ठीक है, झांसी में ये नेतृत्व करती हैं। अब देखिए इनका जो जन्म हुआ था लक्ष्मीबाई का, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कई बार जन्म से। इनका जो जन्म हुआ लक्ष्मीबाई का वो कहां से हुआ? ठीक है, लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ वो बनारस से हुआ और मृत्यु ग्वालियर में। तो जन्म जो हुआ वो कहां पर हुआ? वाराणसी, वाराणसी में। और मृत्यु जो हुई वो कहां पर हुई? ग्वालियर में। ग्वालियर में ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इनके पति का नाम गंगाधर, समझ गए नहीं? पति का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई के गंगाधर, और पुत्र का नाम था दामोदर। पुत्र का नाम था दामोदर और पति का नाम था गंगाधर और लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, परंतु क्या होता है कि तात्या टोपे था, लक्ष्मीबाई से कौन मिल जाता है? तात्या टोपे। ठीक है, और ये जो है गोरिल्ला पद्धति के चलते, गोरिल्ला पद्धति के चलते जो है अपना मतलब कहते हैं ना, अपने शासन को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। परंतु हुआ क्या कि एक यहाँ पर ह्यूरो कौन आए थे? ह्यूरोज। कौन आए थे? ह्यूरोज। ह्यूरोज की सेना आई। कौन? अंग्रेजी एक वो थे सेनापति, कौन? ह्यूरोज। और ये झांसी में लक्ष्मीबाई से आमना सामना हुआ और लक्ष्मीबाई जो है यहाँ पर क्या हो जाती है? ग्वालियर में इनकी मृत्यु रहती है। परंतु तात्या टोपे गोरिल्ला पद्धति के चलते, गोरिल्ला पद्धति के चलते जो है अपने आप को जो है बहुत अच्छा, अपने शासन को अच्छा कर लेता। परंतु अब बताइए लक्ष्मीबाई मर गई, उसके बाद भी तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे अंग्रेजी सेना से टक्कर ले रहा था। अब क्या हुआ? इनका एक मित्र था मानसिंह, तात्या टोपे का एक मित्र था मानसिंह। तो मानसिंह जो है उन्होंने विश्वासघात करा। मानसिंह ने एक रणनीति बनाई, गोरिल्ला पद्धति के चलते जो है हम अंग्रेजों को जो है अंग्रेजों पर हमला करेंगे, यानी ह्यूरोज पर हमला करेंगे। अंग्रेजी सरदार कौन था? ह्यूरोज। परंतु मानसिंह जो है वो विश्वासघाती निकला। उसने जो है ह्यूरोज से जाकर मतलब मिलनसार कर लिया, एक तरीके से आपस में मिल गए वो, और पता करा कि जो तात्या टोपे थे उसको घेर लिया और ग्वालियर में ही 1859 को, कब? 1859 को क्या कर दिया? इन्हें फांसी दे दी तात्या टोपे। तो ये थी तात्या टोपे की कहानी। ठीक है, मानसिंह की वजह से ये फांसी हुई। ठीक है, आर्य बात समझ में नहीं? मानसिंह के ही चलते यहाँ पर क्या हुई? फांसी हुई। अब इसके बाद में और जगह पहुंची कि इलाहाबाद, जगदीशपुर, यहाँ इस तरीके से पहुंची। तो अब एक चार्ट टाइप बना लेते हैं कि कहां पर किसने नेतृत्व किया, पहले वहां से देख लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, शायद आपको जो है 1857 क्रांति समझने में और भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपने लगभग पढ़ तो रखी होगी, परंतु सही में इसका क्रम कि कहां कहां किस तरीके से पहुंची अभी तक आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, और कहां पर किस कारण से क्या हुआ। तो सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट तरीके देख लेते हैं कि कहां पर किसने नेतृत्व किया और किसने कहां पर क्या काम किया। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली में।
दिल्ली, सबसे पहली जगह क्या है? दिल्ली। दिल्ली। अब दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और कौन थे? वक्त खां। वक्त खां, इन्होंने नेतृत्व किया था, वक्त खां ने। परंतु यहाँ पर जो व्यक्ति थे वो कौन थे? हडसन। अंग्रेज कौन थे? हडसन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हडसन, यहाँ पर कौन थे? हडसन, समझ गए नहीं? निकोलस हडसन पूरा नाम था इनका, और एक लॉरेंस थे। फिर दूसरे थे, दूसरी जगह कहाँ पर? लखनऊ। चलो एक ही जिसने विजय प्राप्त करी, वो कौन थे? लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल। हजरत महल, यहां से भी क्वेश्चन आता है। इनका मतलब क्या था? महक परी। महक परी नाम याद रखना, ये परी का नाम, परी को भूल मत जाना भैया, महक परी, ठीक है। यहां पर जो थे वो लॉरेंस थे और कैंपबेल थे। कौन थे? लॉरेंस और कैंपबेल, ये व्यक्ति दो अंग्रेज थे, ठीक है। इसके बाद लखनऊ के बाद में कहां पहुंची? याद करो जल्दी। लखनऊ के बाद में कहां पहुंची थी क्रांति? कानपुर। कहां पहुंची थी? कानपुर, ठीक है। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तांतिया, ये नाना साहेब और तात्या टोपे। नाना साहेब और तांतिया टोपे, ठीक है भैया। नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहब को क्या कहते हैं? धोंदूपंत, और तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। यहां पर जो थे वो कौन थे? वो कैंपबेल थे। कौन थे? कैंपबेल थे, ठीक है। इसके बाद में कानपुर के बाद में कहां पहुंची? झांसी। कहां पहुंची क्रांति? झांसी। झांसी में लक्ष्मीबाई यानी मणिकर्णिका और तांतिया टोपे। तो यहां पर सेना किसकी थी? हीरोज की। किसकी सेना थी? हीरोज की, ठीक है। झांसी के बाद जो पहुंचा वो कहां पहुंचा? बिहार। कहां पहुंचा? बिहार। बिहार मतलब जगदीशपुर। अब जगदीशपुर कहां? बिहार। यहां पर कौन थे? कुंवर सिंह और अमर सिंह, दो भाई थे। कौन? कुंवर सिंह और अमर सिंह, इन दोनों लोगों ने, ठीक है। यहां पर जो सेना पहुंची, किसकी पहुंची थी? यहां पर जो कुंवर सिंह और अमर सिंह के यहां सेना पहुंची थी, टेलर की और आयर की। किसकी? टेलर और आयर की सेना पहुंची थी। जगदीशपुर के बाद में जो पहुंचे तो वो कौन पहुंचा? फैजाबाद पहुंची। कहां पर पहुंची? फैजाबाद, आज के टाइम में अयोध्या, ठीक है। फैजाबाद में कौन थे? याद करो जल्दी। मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। यहां पर किसकी सेना पहुंची थी? जल्दी बताइए। कैंपबेल की सेना पहुंची थी। कैंपबेल की सेना पहुंची थी। इसके बाद फैजाबाद के बाद में इलाहाबाद और बनारस, 7वें नंबर पर बोल सकते हैं। इलाहाबाद व बनारस। इस जगह जो नेतृत्व किया वो किसने किया? जल्दी बताओ। इलाहाबाद में लियाकत अली ने। किसने किया था? लियाकत अली, ठीक है। यहां पर जो सेना पहुंची, किस अंग्रेज की पहुंची थी? यहां पर जो सेना पहुंची थी कर्नल नील की, समझ गए नहीं? कर्नल नील की पहुंची गई थी। फिर इसके बाद में आप बरेली को याद रख लेना। बरेली में खान बहादुर खां, एक याद रखना। बरेली में किसकी पहुंची थी? खान बहादुर खां ने नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां, देखो यहाँ बहादुर के साथ ही आ गए। और यहाँ पर जो सेना पहुंची थी वो किसकी पहुंची थी? यहाँ पर सेना पहुंची थी कैंपबेल, ठीक है। जगह जगह पर यहाँ पर इस तरीके से नेतृत्व किया गया। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, और बहुत ज्यादा आता है यहाँ से क्वेश्चन। जोड़े मिलाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस वाले एरिया में से, ठीक है। आपसे स्थान पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा क्या हुआ, कि कारण क्या हुए, यानी कि विद्रोह के हार के कारण क्या थे। अब सबसे पहली बात आती है कि बच्चों को ये बात याद नहीं रहती कि हार के कारण क्या थे। जब इतना अच्छी प्लानिंग थी, जगह जगह पर नेतृत्व किया गया, तो फिर हारे क्यों? भाई हार के कारण पता होना चाहिए। भाई क्रांति हुई क्यों? क्रांति के कारण क्या थे? क्रांति थी क्या? ठीक है। क्रांति कहाँ कहाँ हुई? ठीक है। अब क्रांति के कारण तो पता चल जाएगा, हारने के कारण क्या है। सारी चीज तो पता चल गई ना। तो हारने के कारण क्या थे? सबसे पहले देखते हैं कारण। हारने के कारण, देखिए हारने के कारण क्या है। पहला कारण तो यह है विद्रोह का असफलता, ऐसे लिखेंगे हम, विद्रोह की असफलता का कारण, क्योंकि शब्द अच्छे प्रयोग करेंगे हम।
शब्द ऐसे होने चाहिए भारी भरकम। विद्रोह की असफलता के कारण, विद्रोह की असफलता के कारण क्या है भैया, ये आपको पता होना चाहिए। पहला कारण तो ये, पहला कारण ये कि जमींदारों और अमीर वर्गों ने सहयोग नहीं किया, सहयोग नहीं किया। पहला कारण तो ये था, सहयोग नहीं किया। ठीक है। दूसरा कारण यह था कि सैनिक पूर्ण रूप से सैनिक जो है भारत का सहयोग नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे एक तो गोरखा, पंजाब आदि सैनिक जो थे वो विद्रोह को दमन करने के लिए, विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे, विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे। दूसरा कारण यह था इसका। तीसरा कारण यह था संगठन व अनुशासन की कमी थी। तीसरा कारण क्या था? संगठन व अनुशासन की कमी थी। चौथा कारण यह था कि क्रांति समय से पहले हुई थी, क्रांति समय से पहले शुरू हो गई, क्योंकि तिथि क्यों रखी थी? चपाती और रोटी को लेकर तिथि क्यों रखी गई थी? चपाती और कमल के फूल को लेकर कौन सी रखी गई थी तिथि? 31 मई। और 1857 की बात करी गई थी बैठूर में, गंगा नदी के तट पर। शुरू में बताया मैंने बात, परंतु ये समय से पहले शुरू हो गई तो सब लोग तैयार नहीं थे, क्रांति के लिए सब लोग तैयार नहीं थे। ठीक है। सामूहिक समय पर, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर अलग समय नेतृत्व करना, तो इसे कहते हैं संगठन बना के नहीं किया। ठीक है। ये थे कारण, कुछ समझ गए नहीं? ये कुछ कारण थे, परंतु इसका प्रभाव क्या पड़ा विद्रोह के असफल होने के कारण का, 1857 विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? अब ये भी देख लो, विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा उसको भी देख लेते हैं भैया। विद्रोह का जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा, बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए, विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि कंपनी कहीं ना कहीं तो गलत कर रही है। ब्रिटिश सरकार को, जो इंग्लैंड में बैठे हुए ब्रिटिश सरकारी लोग थे, उन्हें लगने तो लगा था कहीं ना कहीं सरकार, कंपनी जो है गलत तो कर रही है। और इसी चीज को देखकर जो है लोगों ने इतना विद्रोह किया है। अगर ये एकजुट हो जाते तो शायद अंग्रेजी ब्रिटिश शासन जो है जब समाप्त हो जाता। तो इस चीज के चलते जो है भारतीय शासन कंपनी के हाथ से, कंपनी से छीन के किसे दे दिया गया? महारानी, यानी कि ब्रिटिश क्राउन, किसे कह सकते हैं? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी कि सीधा कौन करेगा? राजा करेगा इस पर निगरानी। दूसरी बात ये, गवर्नर पद जो है, गवर्नर पद समाप्त करके कौन सा? वायसराय पद शुरू कर दिया। अब जो है वायसराय, अब पहले भारत के, यानी भारत के प्रथम वायसराय यहां से क्वेश्चन आता, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग यहां से क्वेश्चन आता भाई, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। यहां से इंपोर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात की, नए सचिव पद की, यहां पर क्या है? एक सचिव पद की शुरुआत की गई, जो किसके? भारत सरकार के और ब्रिटिश सरकार के बीच का एक पद होगा, जो अपनी बात जो है किसके पास रखेगा? ब्रिटिश सरकार के पास रखेगा। ठीक है। और सेना में, और प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने की बात करेंगे। तो देखो, इतनी बातों से और भी क्या पता चलता है कि ब्रिटिश जो महारानी थी उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने ये देख लिया कि अगर अब हमने भारतीयों के बारे में, भारतीयों पर नजर नहीं रखी, तो कल को और बड़ा और विद्रोह शुरू हो सकता है। यानी कि अंग्रेजों को पूरी तरीके से हिला दिया था, अंग्रेजी शासन को पूरी तरीके से हिला दिया था। अगर अनुशासन होता, शिक्षित लोग होते, ठीक है,
इसमें योगदान करते हैं, यानी शिक्षित लोगों ने, जमींदार लोगों ने साथ नहीं दिया था 18 क्रांति में। तो अगर ये साथ देते शायद उसी समय पर देश स्वतंत्र नहीं भी होता तो शायद स्थिति सुधर सकती थी और भी। ठीक है, फिर अंत से देख लो हमें कितने लगभग 90 साल तो जो है हमको इंतजार करना पड़ा। 57 की बात है, 47 में हम आया तो कम से कम 90 साल जो है हमको और इंतजार करना पड़ा स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, तो शायद ये और पहले भी हो सकती थी। अंततः क्या होता है कि इतनी विद्रोह होने के बाद में भारतीयों को सरकार में मतलब स्थान मिलने लगा। ठीक है, और भारत में पॉलिसी चेंज की गई कुछ, और उसी पॉलिसी के चलते एक पील आयोग, कौन सा, एक पील आयोग की स्थापना की गई। किसकी? पील आयोग की स्थापना की गई। इसमें क्या था पील आयोग की स्थापना में कि धार्मिक मामले से, धार्मिक व समुदाय के अनुसार से रेजिमेंट को बांट दिया गया। यानी किसको बांट दिया गया? रेजिमेंट को, जाति, समुदाय और धर्म के अनुसार। यानी कि जाति लिख सकते हैं, जाति, समुदाय और धर्म के अनुसार रेजिमेंट बांट दी। जैसे कि जाट रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, गोरखा रेजिमेंट हो गया। तो ये किसके अनुसार बटी? ये पील आयोग के अंतर्गत बटी। जब विद्रोह हुआ तो उन्होंने सोचा कि अगर सारे समुदाय के लोग अगर एक जगह रहेंगे तो शायद विद्रोह में और ज्यादा आग भड़केगी। क्योंकि जैसे बैरकपुर में क्या था कि गाय की चर्बी से जो है मुस्लिम भड़क रहे थे और सुअर की चर्बी से जो थे हिंदू भड़क रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनकी रेजिमेंट अलग कर दें। तो गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, जो वगैरह वगैरह रेजिमेंट बनी, वो किसके अंतर्गत बनी? वो पील आयोग के अंतर्गत बनी। इसके अंतर्गत पील आयोग। तो ये कुछ प्रभाव पड़े। तो दोस्तों अगर आपको 18 क्रांति में समझने में और भी ज्यादा सावधानी लगी हो या और भी आपको अच्छा समझ में आया है तो उसके लिए आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और जो भाई पहली बार हमारे चैनल पर इस चीज को देख रहे हैं वो मतलब सब्सक्राइब करें, जो कि ऐसी वीडियो, आने वाली वीडियो जो है आपको तुरंत मिल जाए। और हमारी ये सीरीज लगातार चल रही है। ठीक है, जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले थी उनके लिए उनसे एक काम है कि अगर आपको टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आया है और आपको लगता है कि हमसे कोई फैक्ट नहीं बचने वाला भी यहाँ से, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।